वोरा, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, डॉक्टर सुनीलम यूं तो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। डॉक्टर सुनीलम एक समाजवादी नेता है, किसान नेता है, मजदूर नेता है और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हुए देश के हर एक कोने कोने में घूम घूम कर वह दलितों की, पिछड़ों की YouTube चैनलों पे देखा होगा, विश्लेषक के तौर पे अपनी आवाज, अपनी बात को रखते हुए। साथ ही डॉक्टर सुनीलम जी खुद अपना एक बहुजन संवाद नाम का YouTube चैनल चलाते हैं, जिसमें पूरे देश भर से जितने भी समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, कर्मशील हैं, लेखक हैं, पत्रकार, इन सभी लोगों को बुलाकर देश की वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों पे चर्चा, विचारना और विमर्श करते हैं। अब मैं एक ऐसे शख्स का नाम लेना चाहती हूं जिसे पूरे देश में कौन नहीं जानता। जी हाँ, डॉक्टर लक्ष्मण यादव। डॉक्टर लक्ष्मण यादव प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर थे और पिछले 14 साल से जाकिर हुसैन कॉलेज में वे पढ़ा रहे थे, परंतु अब वह असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं रहे और ना ही प्रोफेसर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो आरएसएस की जो लॉबिंग है, जो हिंदू विचारधारा को लेकर चलती है, उनको डॉक्टर लक्ष्मण यादव आंख की किरकिरी की तरह चुभ रहे थे और इसी वजह से जब परमानेंट करने के लिए इंटरव्यूज लिए गए तब उनके अंदर सारी उनकी क्वालिटीज होते हुए भी उनको निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उनकी विचारधारा जो आरएसएस की विचारधारा थी, जो चड्डीधारियों की विचारधारा थी, उसके साथ मैच नहीं करती थी। तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो पूरे देश में घूम घूम के संविधान बचाने की बात करते हैं, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की बात करते हैं, ऐसे जो हमारे जाबाज युवा हमारे नेता है, अब तो कहूंगी, और नेता है ही, ऐसे डॉक्टर लक्ष्मण यादव को हमने बहुत बार सुना है, बहुत बार उनको हमने यूट्यूब चैनलों पर अपनी आवाज को बेबाकी के साथ रखते हुए देखा है। तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव खुद कहते हैं कि यदि संविधान ना होता, बाबा साहेब आम्बेडकर का संविधान ना होता, तो आज वह भी कहीं किसी गांव में गाय, भैंस, भेड़, बकरियां चरा रहे होते। और ये संविधान है कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव है। तो आपको लगा होगा कि शायद मैं आज उनके बारे में बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, परंतु नहीं, आज मैं उनके बारे में बहुत कुछ नहीं। हाँ, तो आज का इंटरव्यू ले रहे हैं और पूरा इंटरव्यू मैंने सुना, मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगा कि इस इंटरव्यू को तो शेयर करना बनता ही है। तो चलो, अब मैं आप लोगों के बीच में ज्यादा वक्त नहीं लेती हूँ और यहाँ पे इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जी, बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में हम इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी से। जब से ये खबर आई है कि आपके ऊपर कार्रवाई की गई, तब से पूरे देश भर के अंदर जितने सामाजिक न्याय के योद्धा हैं, संगठन हैं, व्यक्ति हैं, पार्टी हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो आपका वीडियो सुनते रहे हैं, जो आपके विचारों को जानते हैं, वो सब बहुत गुस्से में हैं, नाराजगी में हैं, आक्रोश में हैं और एक दूसरे को फोन करके कह रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप ने भी जो है तमाम सारी बातें अभी पब्लिक डोमेन में कही हैं। तो मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ, आप क्या मानते हैं कि वो मनुवादी व्यवस्था को जो लोग चलाना चाहते हैं और जो लोग एक तरीके से सामाजिक न्याय की आवाज को कुचलना चाहते हैं, उन्होंने ये सुनियोजित षड्यंत्र किया है? बहुत शुक्रिया पूरे बहुजन संवाद के सभी साथियों का और सुनीलम जी आपका। निश्चित रूप से मैं असल में इन्हीं बातों को जानना, समझना चाहता भी हूँ। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले 14 साल से जाकिर हुसैन कॉलेज में हिंदी का असिस्टेंट प्रोफेसर एडहॉक बेसिस पर काम कर रहा हूँ। मैंने प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की सारी क्राइटेरिया को फुलफिल किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट रहा। उसके बाद मेरे पब्लिकेशन, मेरी किताबें, मेरे एकेडमिक प्रैक्टिस, ये सब कुछ इतना अनुकूल रही कि मैं 14 साल से 14 बैच के बच्चों को मैंने पढ़ाया है। मेरे पढ़ाए बच्चे तमाम प्रोफेसर बन गए,
अधिकारी बन गए, तमाम अलग अलग जगह पर कामयाब हैं, और 14 साल बाद आप जिस पोस्ट पर काम कर रहे हैं उसके ऊपर परमानेंट का इंटरव्यू होता है, परमानेंट सिलेक्शन कमेटी आती है, उस सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स आपका इंटरव्यू लेते हैं, सामान्य सा इंटरव्यू, बातचीत, और बातचीत के बाद जब अंतिम दिन परिणाम बनना होता है तो विभाग के विभागाध्यक्ष के सामने कहा जाता है कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव को हमें निकालना है और बाकी आप किसी का भी अपॉइंटमेंट कर लीजिए। उनकी तरफ से सवाल किया जाता है कि आप क्यों निकालना चाहते हैं, आधार क्या है, क्या इंटरव्यू का अगर बेस बने तो सबसे अच्छा इंटरव्यू उनका हुआ है, ये हम कमेटी में बैठे थे। इनके पास 14 साल का एक्सपीरियंस है, सबसे पुराना शिक्षक पूरे विभाग का डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं। सबसे ज्यादा एपीआई स्कोर, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में मेरा 100 में 96 नंबर है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एमए के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव के 8 आर्टिकल पब्लिश हैं, केवल 3 मिनिमम चाहिए, हमारे 8 आर्टिकल पब्लिश हैं, किताब पब्लिश है। तो क्यों निकाला जा रहा है या इनका अपॉइंटमेंट क्यों नहीं किया जाए? और यही सवाल मैं भी आज पूरे देश के लोगों के सामने ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज की पूरी सिलेक्शन कमेटी, यूजीसी और जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं वो हमें जवाब दें। और ये मेरा हक बनता है कि मैं ये सवाल पूछूं कि मेरे पद पर जिनको नियुक्ति दी गई उनका एपीआई स्कोर 50 से 60 के बीच में क्यों है और मेरा 96 है। मेरे पास 14 साल उस विश्वविद्यालय में पढ़ाने का अनुभव है और जिसको नौकरी दी गई है उसके पास 0 वर्ष का। जी तो ये क्यों नहीं किया? डॉक्टर साहब ये बताइए, इसमें कोई आपको राजनीतिक साजिश आपको समझ में आती है क्या? अब अगर मेरे इन सवालों का जवाब विश्वविद्यालय प्रशासन और सिलेक्शन कमेटी के पास नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास 100% वेटेज है, हमें जिसका मन होगा रखेंगे, जिसका मन होगा निकालेंगे, इसका मतलब आप अपने मन से नहीं, अपनी विचारधारा से काम कर रहे हैं। उनके ऊपर उनको कहा जा रहा है कि हमें ऊपर से कहा गया है कि लक्ष्मण यादव को बाहर करना है। क्यों बाहर करना है? क्योंकि लक्ष्मण यादव आरएसएस की शाखा में नहीं जाता, क्योंकि लक्ष्मण यादव ने किसी प्रोफेसर का झोला नहीं ढोया, किसी की चापलूसी नहीं की, क्योंकि लक्ष्मण यादव एक नागरिक होने के नाते संविधान के अधिकारों के तहत और दिल्ली विश्वविद्यालय के नियम और कायदे के भीतर रहकर देश से सवाल करता है। लक्ष्मण यादव सच बोलता है, इसलिए आप इनको वैचारिक रूप से ये करना चाह रहे हैं। और मैं सुनीलम दा इस बात को कहना चाहता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में आरएसएस के कैडर भरे जा रहे हैं। वाइस चांसलर और मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल की जांच की जाए, वो क्या आरएसएस में कोई पदाधिकारी है कि नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि वो पदाधिकारी है और उनके आरएसएस के हेडक्वार्टर में बैठकर तय हुआ कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव को बाहर करिए क्योंकि ये आरएसएस क्वेश्चन कर, ये संविधान की बात करते। पदाधिकारी हो या रहे हो या शाखाओं में गए हो, है ना, ये सब बातें हैं। अभी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप तो ये देख ही रहे हैं, आप आजमगढ़ से आते हैं, बगल में वाराणसी है, वाराणसी में सर्व सेवा संघ जो है उसके 13 एकड़ परिसर को केवल इसलिए ध्वस्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया क्योंकि वहां पर गांधी की विचारधारा, जेपी की विचारधारा और विनोबा जी की विचारधारा का जो है प्रकाशन होता है, वहां पर संघर्ष का एक केंद्र बना हुआ है। तो क्या जब ये कार्रवाई आपके साथ हुई तो आप मेंटली इसके लिए प्रिपेयर्ड थे या आपको आश्चर्य हुआ कि आपके साथ में ये हो गया? हम लोग तो जो किताबों में हमने फूले अम्बेडकर, पेरियार, लोहिया, संविधान और मंडल की पूरी जो सीख ली है, हमारी एक सोशल पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, उसकी ट्रेनिंग में ये शर्त थी कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। हमें अंदाजा था कि हम जिन ताकतों के खिलाफ जिस वैचारिक खेमे के पक्ष में खड़े हैं, हम अगर भगत सिंह और अंबेडकर की बात करते हैं, हम लोहिया की बात करते हैं, हम जेपी की बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं, हम नफरत के खिलाफ जब खड़े हैं, हम लोगों को जोड़ने और उनको हक अधिकार दिलाने की बात करते हैं, तो ये बात मुल्क के हुक्मरानों को नहीं पसंद है। हमारे देश के तमाम जेलों में हमारे शोधार्थी प्रोफेसर बंद हैं, हमारे लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे डाले जा रहे हैं। तो हमें इस बात का अंदाजा तो बिल्कुल था कि ये हुक्मरान जो सच नहीं सुनना चाहते, राजेश जोशी की कविता है ना, जो सच बोलेंगे वो मारे जाएंगे, जो उनकी भीड़ में शामिल नहीं होंगे वो मारे जाएंगे। तो अंदाजा तो इस बात का था, लेकिन हमें इस बात का भी यकीन था, भरोसा था
कि एक विश्वविद्यालय परिसर में जब परमानेंट का नियुक्ति होगी तो मेरिट पर होगी, वो इस बात पर नहीं होगी कि कौन पॉलिटिकली कहां खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। मेरे विश्वविद्यालय के किसी क्लॉज में नहीं लिखा है कि मैं अगर परमानेंट प्रोफेसर बनूं तो मुझे आरएसएस की शाखा में जाना होगा, ये तो कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। तो इसका मतलब ये एक पॉलिटिकल हिंचिंग है और इसके लिए मैं मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन मैं टूटा हुआ इसलिए महसूस कर रहा हूं कि जिस नौकरी को मैंने अपने हुनर से, अपनी काबिलियत से अर्जित किया था, उसे मेरे सियासी राइवलरी के तहत, उसे राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझसे छीन लिया गया। मेरा अकादमिक करियर बर्बाद कर दिया गया। मुझे 14 साल पढ़ाने के बाद निकाल। जी जी प्रोफेसर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लोग ये कहते हैं, मतलब ये प्रवर्ब है, एक दरवाजा बंद होता है तो 100 दरवाजे खुलते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि तमाम सारे अवसर आपके लिए इंतजार कर रहे हैं और वो एक क्लासरूम के अंदर जो आप बच्चों को पढ़ाते उससे कहीं गुना बेहतर वो अवसर हो सकते हैं जब आप अपने विचार को, अपनी बात को और जो है अपने प्रोफेशनल इसके साथ में भी आप काम कर सकते हैं। आपको वो संभावनाएं आप देख रहे हैं? आपसे इस तरीके की बातचीत हुई है? क्योंकि अभी तो ऐसी इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं पूरे देश के अंदर। हमने देखा, हमने प्रोफेसर संदीप पांडे का देखा, आईटी के अंदर पढ़ाते थे, उनके साथ भी आपने देखा कि बनारस के अंदर किस तरीके से हुआ। इसके बावजूद भी अभी भी उन्हें तमाम सारे आईटी के अंदर, तमाम सारे विदेश के अंदर यूनिवर्सिटीज जो हैं उन्हें बुलाती हैं और उनके लेक्चर्स कराने का काम करती हैं। तो आपको क्या ये नहीं लगता कि आपको तमाम सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको अवसर देने को तैयार होंगे? आपका जो एक एकेडमिक जो आपका कॉम्पिटेंस है उसको लेकर के, आपका जो विचार है, आपका जो उसमें स्पष्टता है उसको लेकर के। जी मुझे लगता है कि दोनों बातें हैं। मैं अभी चूंकि 1-2 दिन का मामला है, इसलिए मैं अभी और आगे क्या चीजें बदलेंगी उस पर देखेंगे। और सर, क्लासरूम छीन सकते हैं ना? मैं अपने कमरे में बैठकर, सोशल मीडिया का जमाना है, मैं यहीं से क्लास ले लूंगा, मैं यहां से पढ़ाऊंगा, मैं यहां से अपना हिंदी का विषय भी पढ़ाऊंगा, मैं कविताएं पढ़ाऊंगा, मैं अपनी लिटरेचर की दुनिया को पढ़ाऊंगा और मैं संविधान को पढ़ाऊंगा। तो ये हुनर तो कोई नहीं छीन पाएगा। ये कलम और किताब, जो हिम्मत हौसला हमें है, वो नौकरी छीन सकते हैं, हिम्मत और हौसला नहीं छीन सकते। तो एक तो मैं ये काम करूंगा, और दूसरा, मुझे अगर अनुकूल लगेगा, मुझे अगर जायज लगेगा, तो अभी सर बहुत सारे ऑफर आने लगे कि आप हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आकर पढ़ाइए, हम आपको ये सैलरी देंगे, हम इतनी नौकरी देंगे। तो असल में ये संविधान और मंडल कमीशन से जो हमें, हमारे पुरखों की कुर्बानी से जो हमें हासिल हुआ, उसे जब हमने निभाना शुरू किया तो हमारे समाज ने उसे सर आंखों पे बिठाया है। तो लोग हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ा वक्त लेना चाह रहा हूं। कुछ अपने लिखने पढ़ने के काम है, उसे करूंगा, अपने सोशल मीडिया से यहीं से क्लास लिया करूंगा, और आगे फिर फ्यूचर में जब कोई ऐसी गुंजाइश बनेगी तो मैं उस पर दिशा में भी जाने जी मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एक विकल्प है, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया के अंदर क्लासेस चल रही हैं और वो काफी मतलब वेल पेड हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ आपका कि देखा आपने एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, आपने देखा एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, आपने देखा एनडीटीवी से जब हटा दिया गया तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, है ना? रवीश जो है उन्होंने अपना चैनल चालू किया और वो जो नौकरी पाते थे और नौकरी में जो तनख्वाह पाते थे उससे मुझे लगता है कि कई गुना ज्यादा वो कमा भी रहे हैं और अपने मन की बात कह भी रहे हैं। उनको मतलब कोई रोक टोक नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और मुझे लगता है कि उनके लिए कोई रिसोर्सेज अब कांस्टेंट नहीं रह गया है। तो इस तरीके की दुनिया तो बनी गई है कि आप जो है उसके अंदर अपने मन के मुताबिक कर सके। तो नौकरी होती है। आप यूनिवर्सिटी की नौकरी कर ही रहे थे, उसके अंदर एक डिसिप्लिन होता है, उसके अंदर एक टाइम देना पड़ता है, लेकिन अब आप स्वच्छंद है, मन के आप राजा हैं, आप जो करना चाहें, जैसे करना चाहें वो आप कर सकते हैं। आपने क्या कुछ पॉलिटिक्स के बारे में भी आपने सोचा है क्या? हमारे राजनीतिक गुरु, चाहे वो मानवर कांशीराम हो, वो कहते थे कि राजनीति गुरु किल्ली है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोग राजनीति के शिकार होंगे। तो हम निश्चित रूप से राजनीति अभी भी कर रहे हैं और आगे भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी जाने का उचित समय और उचित मौका आएगा, तो उससे भी परहेज नहीं है। फिलहाल अभी कोई ऐसी योजना नहीं है।
फिलहाल मैं अपने कलम, किताब और इस एक्टिविज्म को जीना चाहूंगा। और निश्चित रूप से जो सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म मिला है, मैं मानता हूं कि मैं यूट्यूब पर बहुत अच्छी कक्षाएं ले सकता हूं। मैं ऑलरेडी बहुत लोग सुनते हैं और बहुत सारे लोगों का प्रेम मिलता है। वो एक पद था, दिल्ली विश्वविद्यालय हमारा एक पैशन था, मेरा कॉलेज मेरे लिए एक इमोशन था, मेरी कक्षाएं मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, वो छीन ली गई। तो उसकी भरपाई तो नहीं हो पाएगी, वो जीवन भर एक खालीपन रहेगा। लेकिन हाँ, आपकी भी ये सदिच्छा, मैं इसका सम्मान करता हूं और इसका एहतराम करता हूं कि उससे बहुत बड़ी दुनिया हमारे लिए और खुल गई। हम उसमें जिएंगे और शान से अपने विचार, अपने ख्याल, अपने जज्बात को व्यक्त करेंगे, तो और लोगों का प्रेम मोहब्बत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं जी। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि आप तमाम सारे ऐसे सामाजिक संगठन हैं जिनके साथ में आप जुड़े हुए हैं। वो तमाम सारे संगठन हैं, उनको मैं भी जानता हूं और वो बराबर आपसे ये कहते रहे हैं कि आप हमारे संगठन को अगर आप नेतृत्व करेंगे तो जिस लड़ाई को लड़ने का काम वो संगठन के तौर पे कर रहे हैं वो बहुत आगे जाएगा। तो आप उस विकल्प के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं क्या? अभी चूंकि बहुत सारे संगठन, मैं ऐसे कहूं तो किसी भी एक संगठन या किसी पार्टी का सदस्य हूं नहीं। वैचारिक रूप से हम अपने समान विचार धर्मा जितने भी संगठन हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब के साथ काम करते रहे और आगे भी फिलहाल ये इरादा है कि जो न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एका की जरूरत हमारे हिसाब से है, वैसे तमाम संगठनों, वैसे तमाम लोगों के साथ और शिद्दत से काम करेंगे। जहां मौका मिलेगा अपना 100% देने का, उससे बढ़कर हम उसमें भूमिका निभाएंगे। किसी पद या किसी संगठन या पार्टी को फिलहाल अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, उचित समय आने पर इसका भी निर्णय लेंगे जी। डॉक्टर साहब, ये जो आपका जो एडहॉक वाले जो टीचर्स हैं, वो लंबे समय से आंदोलन चला रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर और उनको कोई सफलता नहीं मिल रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो आरएसएस और संघ है, ये केवल उसके ऊपर इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी जमात के लोग इसमें नहीं हैं और जो लोग अभी काम कर रहे हैं वो विचार उनका जो है संघी विचार नहीं है। हो सकता है कुछ लेफ्ट के हों, कुछ फ्री थिंकर्स हों, प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाले लोग हैं। क्या आपको लगता है कि इसीलिए उन्हें परमानेंट जो होना चाहिए? आप देखते हैं कि पूरे देश के अंदर तमाम सारी सरकारों ने ये काम किया, तमाम सारे जगह पर ये पॉलिसी बनाने का काम हुआ कि जो लोग इतने साल तक काम कर रहे हैं एडहॉक, उनका नियमितीकरण किया जाएगा। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक बात है एक व्यक्ति के तौर पर आपकी और एक बात है जो आपके जैसे तमाम जो बड़े पैमाने पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वो सफरर्स हैं, है ना, क्योंकि लंबे समय से वो काम कर रहे हैं और उनको अभी तक परमानेंट नहीं किया गया। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से एक ये पॉलिसी इशू है और मैं जब भी ये साहस मैंने किया, क्योंकि इसी दिल्ली विश्वविद्यालय से तमाम हमारे साथी एडहॉक रहते हुए निकाल दिए गए। तमाम साथी 10 साल, 15 साल, 20 साल प्रोफेसर रहने के बाद जब परमानेंट की वैकेंसी आई तब निकाल दिए गए। बस हुआ ये कि उन लोगों ने इसके खिलाफ बोलना उचित नहीं समझा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका नुकसान ये है कि फिर मेरा एकेडमिक करियर बर्बाद कर दिया जाएगा। फिर लोगों को ये लगेगा कि ये तो इतना मुखर है, इसे फिर हम नहीं रखेंगे। ये जब नौकरी नहीं थी तब ये इतना बोला, तो इसे नौकरी दे देंगे तो कैसे कौन झेलेगा, ये सो कॉल्ड झेलेगा। इस वजह से वो सारे लोग निकाले गए तो चुप रहे। मैंने ये तय किया कि मैं चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि इस निकाले जाने में मेरी गलती नहीं है, ये एक पॉलिसी अटैक है। इसलिए जो लड़ाई हम पहले लड़ रहे थे उसको हम लड़ेंगे और ये एक निजी लड़ाई नहीं है, एक डॉक्टर लक्ष्मण यादव की लड़ाई नहीं है, ये ओवरऑल शैक्षणिक संस्थानों के बर्बाद किए जाने, उनका आरएसएस और भाजपा के कैडर को भरने की एक फैक्ट्री बना देने, इसका सिलेबस बदलने, नई शिक्षा नीति के नाम पर पूरी उच्च शिक्षा को निजी हाथों में बेचे जाने, इसका जो है प्राइवेटाइजेशन, इसमें ऑनलाइन करना, फॉरेन यूनिवर्सिटी खोलने के नाम पर यहाँ की यूनिवर्सिटीज को बंद करना, कमजोर करना, फंड देने की बजाय अब इन्हें लोन देना, फेलोशिप कम करना, सीटें घटाना, विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ना, फीस महंगी होना, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको हम लड़ते आए और हम अब इस पूरे लड़ाई को, डॉक्टर लक्ष्मण यादव की लड़ाई नहीं, पूरे उच्च शिक्षा को बचाने,
विश्वविद्यालयों को बचाने और संविधान और देश को बचाने की लड़ाई के रूप में इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हम इन सारे सवालों पर सिलसिलेवार आगे जब भी मौका मिलेगा एक एक बिंदु पर लिखने, पढ़ने और आवाज उठाने और आंदोलन करने के लिए खुद को तैयार करेंगे, ताकि एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सके, क्योंकि शिक्षा बचेगी तो हम जैसे लोग बचेंगे। जी मुझे मालूम है आपके पास समय कम है, आपको निकलना है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, स्वाभाविक है, समय नहीं है, तो इस तरीके का कोई आपने कोई मीटिंग वगैरह कुछ कोई साथी बुला रहे हैं? मैंने सुना कि आपके बहुत सारे समर्थक हैं, वो आपको किसी मीटिंग में बुलाना चाहते हैं, ऐसी कोई योजना है क्या, ऐसी किसी मीटिंग में जाने की आपकी, जहां पर आपसे खुल करके बात हो सके? केवल यही मुद्दा नहीं है, लेकिन तमाम सारे जो आज के हालात हैं उसको लेकर के बातचीत हो सके। निश्चित रूप से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम दिल्ली विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस के हिंदू कॉलेज में करने जा रहे हैं। प्रोफेसर रतन लाल का घर है, क्योंकि और कहीं वो जगह देते नहीं। तो कल यानी 8 दिसंबर को 3 बजे शाम को 3 बजे से 6 बजे तक दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षक संगठन, तमाम प्रोफेसर, शोधार्थी और विद्यार्थी, इन सब ने मिलकर खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। उसमें मुझे भी बुलाया गया है, तो मैं वहां शामिल होऊंगा हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर रतन लाल के घर पर कल 3 बजे, और वहां विस्तार में अपनी बातें रखूंगा। अपने कुछ डॉक्यूमेंट है उसे पब्लिक डोमेन में और रखूंगा, और ये सवाल, ये लड़ाई को आगे बढ़ाऊंगा। और फिर कुछ दिन के अंतराल के बाद जहां भी जो काम था वो काम जारी रहेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी फिलहाल मैं आगे क्या योजना बनाऊं, इसको लेकर के मैंने अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी घोषणा करेंगे कि आगे हम क्या करेंगे। जी, ये रतन लाल जी तो पहले से आंखों में किरकिरी बने हुए हैं, अब आप और वहां पर जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आपको लगता नहीं है कि मतलब पूरा का पूरा मामला जो है, सब लोगों को एक साथ फिर मैदान में आना पड़ेगा? आप सब लोग जो हैं, क्योंकि वो तो एक पूरी टीम है, और उसी टीम से मतलब मोदी सरकार घबराती है, और वही टीम सब वहां पर इकट्ठा होगी, तो आपको लगता नहीं है कि उसका एक अपने आप में रिएक्शन होगा, रिपरकशन होगा, और आपको कुछ और भी झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा? और कई तरह के खतरे हैं, आप जिधर इशारा कर रहे हैं सुनीलम दा, बिल्कुल ठीक बात है कि इस तरह के भी खतरे हमारे सामने हैं। लेकिन है ये ना कि जिसमें रीढ़ है वो बोलेगा। बहुत कम लोग ये साहस उठा पाते हैं। हमारे तमाम साथी ये साहस उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमारे यहाँ ही करिए, बाहर नहीं कोई परमिशन देगा तो हम अपने घर में करेंगे। तो यही हिम्मत और हौसला ही है जो एक दूसरे की हिम्मत देता है। आप लोगों से हम हिम्मत लेते हैं और फिर इसी हिम्मत से आगे बढ़ते हैं। कि हमारे पहले भी बहुत सारे लोग लड़े। वो एक शायर लुधियानवी ने लिखा है कि कल और आएंगे नगमों की खलती कलियां के चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो ये कारवां है सर। पहले भी बहुत लोगों ने बहुत जोखिम उठाकर लड़ाई लड़ी, जिसका फायदा हमने लिया। तो हम भी जोखिम उठा के लड़ाई लड़ेंगे, और क्योंकि हम न्याय के पक्ष में, हम समता और संविधान के पक्ष में हैं, तो इससे हिम्मत लेकर जारी रखेंगे। बाकी जो होगा देखा प्रोफेसर साहब, बस आखिरी सवाल ये कि रतनलाल जी के लिए तो हमारा भी सलाम है, और उनके जज्बे को और उनका दमदारी के साथ जो अपनी बात कहते रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट से टकराते रहे हैं, और इसलिए हमारे जैसे लोग और पूरे देश के तमाम लोग उनका सम्मान करते हैं। आप उस जमात के अंदर शामिल हैं, अगवा हैं। आपके बहुत सारे लोग आजमगढ़ के मुझे फोन करके पूछ रहे हैं कि कब आ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, तो आप ये भी जरा बता दीजिए कि आप कब पहुंच रहे हैं, क्योंकि उसी इलाके के हमारे तिवारी जी है, और पूरा का पूरा बहुजन संवाद देखा जाता है आजमगढ़ के अंदर भी, गाजीपुर में भी, वाराणसी के अंदर भी। तो मैं ये चाहता हूं कि आपका जो गांव का प्लान है वो भी आप बता दें, जितना आपका मतलब मैं निजता का सम्मान करते हुए कहना चाहता हूं, मतलब उसमें कोई अतिक्रमण नहीं करना चाहता। जी, मैं बिल्कुल 10 दिसंबर को एक हमारे रिश्तेदार की शादी है, तो मैं 10 दिसंबर को रहूंगा आजमगढ़ अपने घर पे एक दिन के लिए। तो आप केवल एक दिन के लिए जा रहे हैं? हाँ, मैं 9 तारीख की रात में पहुंचूंगा, तो 10 को रहूंगा, 11 को फिर लौट आऊंगा। जी, मानव अधिकार दिवस आप जो है आजमगढ़ में मनाएंगे आप? तो हम अपने आजमगढ़ की मिट्टी ने हमें बनाया है सर, उस मिट्टी को सलाम करने की जाऊंगा। जी जी,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि मुझे मालूम है समय की बहुत कमी है। फिर मिलेंगे आपसे, और हम बहुजन संवाद के सप्ताह के व्यक्तित्व के लिए आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे संपर्क करेंगे। फिर आपसे बहुत बहुत शुक्रिया बहुजन संवाद को समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी। प्रोफेसर आनंद प्रकाश तिवारी। साथियों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे YouTube चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।